दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्ट पेपर पर। कल हमने वर्णमाला और विराम चिन्ह को विस्तारित रूप से पढ़ा था, जो कि हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उनके MCQs पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो जो पेपर्स में आते हैं, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उनमें आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और कि आपकी जो SI की, पटवारी लेखपाल की, जेल वार्डन की या फॉरेस्ट गार्ड की जो भी भर्तियाँ आएंगी या TET की, उन सभी में ये बहुत ज़्यादा कामगर होने वाला है। आप इसे सही से पढ़ें, सही से देखें और याद करें। और इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, इन्हें सॉल्व करने से पहले एक बार, इन्हें पढ़ने से पहले, तो बहुत ही आवश्यक है। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से? सा सा साहा, ता था दाधा, टा ठा डाढ़ा या चा छा जाझा। ऊष्म व्यंजन जिनमें ज़्यादा हीट निकलती है, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, तो वो कौन से हैं? सा 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 ह। एक ही बार में सांस खत्म हो गई हमारी, लेकिन ता था दाधा, टा ठा डाढ़ा, चा छा जाझा तीनों एक बार में बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ठीक हो जाएगा, सा सा साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? केवल सांस का उच्चारण, उस सांस का उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं या महाप्राण बोलते हैं? उन्हें हम अघोष शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यारा लावा मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि है? ला, रा, सा या फा? ओष्ठ का, जिसमें खाली होठ का यूज करते हैं, तो ओष्ठ वाली कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, पहले वाले का वर्ग होता है कंठ, उसके नीचे वाला ता, चा वर्ग तालु, और टा वर्ग आता है मूर्धन्य, फिर कंठ वाले आते हैं, फिर आते हैं दंत वाले, ता वाले, और फिर आते हैं होष्ठ वाले। पहले क्या आते हैं हम एक बार देखते हैं। का वर्ग हमारा क्या होता है? का वर्ग होता है हमारा कंठ। ठीक है। फिर का वर्ग के बाद आता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग कौन सा होता है हमारा? तालु या तालव्य। फिर अगला वर्ग आता है हमारा, वो क्या होता है? मूर्धन्य। फिर ये टा वर्ग हो गया हमारा। फिर ता वर्ग आता है हमारा दंत। फिर आता है पा वर्ग मतलब ओष्ठ। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे, का वर्ग कंठ होता है, चा वर्ग तालु होता है, और मूर्धन्य वाला टा होता है, दंत वाला ता होता है, और होष्ठ वाला पा वर्ग होता है। तो इसमें पा वाले में कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, पाफा। ठीक है ना? वॉवेल को हिंदी में कहते हैं हम स्वर। इसको तो हम जानते हैं, ये सरल से पेपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या आकारांत? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें बोलते हैं आकारांत। ठीक है ना? अंत में आ आता है, अंत में, नाम से ही पढ़ सकते हैं। कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए या वा? तो स्वर कौन सा नहीं है हमारा इसमें? वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? मैंने आपको बताया है, पहले दूसरे क्या होते हैं हमारे? अघोष, और ये होते हैं हमारे अघोष। ठीक है ना? और लास्ट के 3 क्या होते हैं हमारे? सघोष। ठीक है ना? जैसे काखा हो गया हमारा अघोष, और गा घा अड़ा हो गया सघोष। तो अब बताना इसमें कौन सा वर्ण घोष है? पा है, टा है, दा है या फा है? तो पा फा भी, पा पहले पे आता है, बा भी पहले पे आता है, टा भी पहले पे आता है, लेकिन ता था दा, दा कहाँ पे आता है? तीसरे स्थान पे। तो दा हमारा इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा लिखते समय सबसे छोटा क्या होता है हमारा? वर्ण होता है। तो इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को? तो वर्णमाला किसे कहते हैं हम? व्यवस्थित वर्ण समूह को। ठीक है ना? वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ वाली पहले का खा वाली होती हैं, तो का वर्ग होता है कंठ वाला। तो का वर्ग इसमें कौन सा है? का खा, यारा, चाजा या टाड़ा? तो का वर्ग है हमारा का खा वाला।
ऑप्शन इसका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य वाले गागा हैं, जाजा है, डाढ़ा है या पाफा है। मूर्धा वाले का वर्ग कंठ होता है, उसके नीचे वाला आता है चा वर्ग, वो होता है हमारा तालु, और उसके नीचे आता है मूर्धन्य, कौन सा आता है? टा वाला, टा ठा डा ढा, ठीक है ना। तो कौन सा आ गया हमारा आंसर इसका? टा ठा डा ढा वाला ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना, क्या है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण बताना है हमें। अल्प प्राण आ है या का गा है या ता था है या फा भा है। तो अल्प प्राण मैंने बताया था, जैसे एक जो वर्ग होता है उसमें 5 होते हैं, 3 4 5 वर्ड होते हैं हमारे। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं हमारे? अल्प प्राण, ठीक है ना। और बाकी दूसरा चौथा क्या होता है हमारा? महाप्राण, ठीक है ना। दूसरे चौथे क्या होते हैं? महाप्राण। तो देख लेंगे हम, हमें अल्प प्राण देखना है, पहला और तीसरा देखना है। पहला तीसरा कहाँ पे है? आ में, का गा में। देखो पहला तीसरा कहाँ पे है? का और गा में। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा, या उ ए ओ और सा। नवीन विकसित यही हैं, अरबी वाली, अरबी फारसी वाली जो हमने बनाई है दोबारा से, उनको खा और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष मैंने बताया है, घोष कौन से होते हैं? तीसरे चौथे पांचवें वर्ड सभी घोष होते हैं। तो खा दूसरा है, चा पहला है, माँ तीसरा है और छा दूसरा है। तो माँ कौन सा हो जाए? माँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा घोष वर्ण, तीसरे में आता है ना, ठीक है ना, तीसरे पे आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा इसमें व्यंजन नहीं है? तो व्यंजन कौन सा नहीं होगा? उ, खा, रा या। तो व्यंजन नहीं है, इसका मतलब स्वर होगा। स्वर कौन सा है इसमें? उ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ वाली ध्वनि कौन सी आती है हमारी? पा फा बा भा वाली, ठीक है ना। पा, जो पा वर्ग है वो क्या है हमारा? ओष्ठ वर्ग है। तो पा फा बा भा, लेकिन ता नहीं है। ता कौन सा है हमारा? दंत वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 41 + 11 कितने होते हैं हमारे? 52, ठीक है ना। 50 51 52 53, मूलतः कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन हमेशा हर वर्ग का पांचवा वाला होता है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो पांचवा होता है वो क्या होता है हमारा? नासिक के, ठीक है ना। पांचवा वर्ड होता है नासिक के। तो कौन सा है? सा है, गा है, जा है या या है। तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। ए बोल के देखिए जरा, देखो गले की भी जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ जीभ भी चलेगी इसमें। तो नासिक होगा, मूर्धन होगा, ओष्ठ होगा और कंठ तालव्य होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, गला और तालु दोनों ही चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, किसे नहीं दिया गया? लिर को, किर को, श्री को या अणा को। देखो श्रा तो है लेकिन श्री नहीं है, ठीक है ना। हिंदी की वर्णमाला में ये मात्रा लगी हुई नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर ठीक हो जाएगा कि श्री को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के एक द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व का मतलब जिसमें 2 बार कोई व्यंजन आ रखा हो, ठीक है ना। तो पुनः में या इलाहाबाद में, उत्साह में या दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 बार व्यंजन आ रखा है, तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? परिकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सा हा होते क्या हैं? मैंने बताया था, जिनमें ज़्यादा ऊष्मा का प्रभाव होता है या ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वही क्या होते हैं? सा हा होते हैं। तो ऊष्म संघर्षी होते हैं ये सब, तो इनका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा, ऊष्म संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा क्या होती है? मूल स्वर होता है, घोष होता है या संयुक्त वर्ण होता है या तालव्य होता है? तो छा क्या होता है?
का प्लस सा, ठीक है ना। छा होता है हमारा का प्लस सा, अर्थात संयुक्त वर्ण होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? छा किसके बाद आता है? का के बाद, छा के बाद, तिरा के बाद या ज्ञा के बाद? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किस क्रम के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? छा के बाद आता है, ठीक है ना। का के बाद आएगा या छा के बाद आएगा, त्रा के बाद आएगा या ज्ञा के बाद आएगा? छा के बाद ही आएगा, क्योंकि का पहले आ जाता है। तो त्रा से पहले छा, और छा ये वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है? ज्ञा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है, और इनका वो बताना है हमें। जा प्लस या, जा हलंत प्लस या, जा प्लस धा और जा प्लस न्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जा पे हलंत प्लस या। इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? अघोष मैंने बताया था आपको, स्टार्ट के 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं, और बाकी लास्ट के 3 सघोष होते हैं। तो हमने पढ़ना है पा फा वाह क्या है हमारा, जा क्या है, हा क्या है, सा क्या है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा, सा। सा हा, चा छा जा, पा फा बा, चा छा जा, ठीक है ना। सा हा, ये सब तीनों तीसरे स्थान पे आते हैं, लेकिन पहले सा कौन से स्थान पे आता है? फर्स्ट स्थान पे आता है। तो इसका आंसर हमारा सा ठीक हो जाएगा। घा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा कहाँ से बोलते हैं हम? मूर्धा से, कंठ से, तालु से या दंत से? घा किस में आता है? का वर्ग में आता है, और का वर्ग कौन सा होता है हमारा? कंठ वाला। तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा, कंठ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा है या ज्ञा है या अणा है या ड़ा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? ज्ञा। जिसका ऑप्शन क्या होता है, जा प्लस या, ठीक है ना, जा प्लस या। तो ये क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत वाले कौन से होते हैं हमारे? ता वर्ग, ठीक है ना। तो ता नहीं है, ना नहीं है, दा नहीं है, टा नहीं है। ता था दा धा ना, लेकिन टा नहीं आता है इसमें। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है? खा, घा, झा या भा? तो अमानक वर्ण क्या है? अब हम इसको पहले पढ़ते हैं, झा पढ़ते थे इसे, इसको क्या पढ़ते थे हम? झा, जो कि अब इस तरीके से बनता है। तो यही अमानक वर्ण है, अब इसका प्रयोग इस तरीके से होता है हमारा। तो यही अमानक वर्ण हो गया हमारा। छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा मैंने बताया था, का प्लस सा से बनेगा, चा प्लस चा से बनेगा, का प्लस छा से बनेगा, या का प्लस सा से बनेगा। तो किससे बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, का प्लस सा, ठीक है ना। किससे बनता है हमारा ये? का प्लस सा से। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर हमने पढ़े थे 4 कौन से होते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर 7 हमारे होते हैं, दीर्घ स्वर, और वैसे वास्तविकता में 2 होते हैं हमारे, अयोग बहा, ठीक है ना, अनुस्वार और चंद्रबिंदी वाला अंग प्लस आहा, अयोग बहा, ठीक है ना। 2 अयोग बहा भी होते हैं, या उन्हें प्लुत भी बोलते हैं। 3 होते हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं स्वर वैसे तो। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे स्वर कितने हैं हमारे? 7 + 4, मूलतः कितने हैं? 11 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है इसमें? आ, उ, ए, जा। तो आ, उ, ए तो स्वर हैं, लेकिन जा नहीं है। इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो ठा है, ढा भी है, अना भी है, लेकिन घा क्या होता है? का वर्ग का होता है। इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है? 32, 33, 34 या 35? तो कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या? 33, ठीक है ना। और मूलतः कितने होते हैं? 33 + 11, ठीक है ना। कुल स्वर 52, लेकिन मूलतः जिनका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है वो कितने होते हैं? 44 होते हैं कुल वर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आ है, बा है, जा है या अणा है? पश्च स्वर का मतलब जानते हैं? जो बाहर से आ रखा हो, ठीक है ना, पश्चिमी शरीर से। तो पश्च वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों होते हैं उनको संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर या दो स्वर लगाकर। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं वो संयुक्त रूप से तब बनाया जाता है जब खड़ी चौपाई को हटा दें हम, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निस्प्रय, द्वित्व या थोड़ा सा? तो विसर्ग से बना हुआ कौन सा है हमारा? निस्प्रय। इसमें आंसर दिख रहा है हमें साफ साफ कि इसमें विसर्ग लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें कौन सा वर्ण एक स्वर है? ए, ला, का या लिर? तो इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था क्या थे? ढा है, या है, सा है या टा है? तो मैंने बताया था या, रा, ला और बा। ये क्या है हमारे? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ कहाँ से बोलते हैं? दंत से, मूर्धा से या दंत से या कंठ ओष्ठ से? तो ओ बोल के देखिए, गला भी लगेगा और होंठ भी चलेंगे। तो काय का हो जाएगा हमारा? कंठ ओष्ठ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? चा छा का के बाद चा वर्ग आता है हमारा। तो चा वर्ग कहाँ से होता है? तालु से होता है हमारा। तो तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है या कंठ है? तो कहाँ से होगा हमारा? तालु से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की या अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो का, गा, जा, फा, जहाँ विसर्ग लग जाए दिख जाए ना, ये नीचे विसर्ग लगा हुआ है या बिंदी लग रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अरबी फारसी की। देखो फा में फारसी में भी लग रखा है बिंदी, तो कहाँ की है ये? फारसी की। तालव्य व्यंजन हैं दा, टा, दा, ढा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, दा, था या मा, फा, जा, भा। तो तालव्य कौन सी होती हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो तालव्य मतलब दूसरे नंबर पे आती हैं। तो चा वर्ग, चा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? तालु वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष का मतलब घोष कौन से होते हैं? तीसरे, चौथे, पाँचवें स्थान पे आने वाले वर्ण। तो तीसरे, चौथे स्थान पर कौन सा नहीं आता है हमारा? पा, रा, ला, ता या डा? रा आता है थर्ड पे, या ला भी आता है, और ता कहाँ आता है? ता से स्टार्ट होता है, पहला दूसरा शब्द है। तो पहला शब्द ही हमारा पहला क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, ठीक है ना। घोष कौन सा नहीं है? ता नहीं है, अर्थात ये क्या है हमारा? कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री किस में नहीं है? कृपा में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, दृष्टि में नहीं है या आज में नहीं है? तो देख सकते हैं री किस में नहीं है? आज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ? तो इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ये क्या है हमारी? अनुस्वार हो जाती हैं। अंक के बाद अंगूर, ठीक है ना, स्वर के बाद तो आ रही है ये। अंगूर, अनानास, ये नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं, या आंगन, ठीक है ना, जो नाक में बोली जाती हैं वही अनुस्वार कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं? ओ औ बोल के देखिए, गला भी चलेगा और होठ भी चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? गला प्लस होठ कौन सा वाला है? कंठोष्ठ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं टोटल? 50, 52, 54, 55। इसका आंसर है हमारे 52 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपयुक्त तीनों? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर्ग, प्लुत और ह्रस्व 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है ना। लेकिन जो मूलतः यूज में लिए जाते हैं वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ।
लेकिन अगर कुल प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ना कि 2 प्रकार के। ध्यान रखना इस बात का बहुत ज़्यादा, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वाह वर्ण का वैशिष्ट्य है। वाह कहाँ पे आता है हम बताएंगे। बा किस वाले में आता है, पा फा बा, ठीक है, पा फा मतलब होस्ट वाली बात हो रही है, तो होस्ट वाली बात होगी तो होस्ट वाले 2 ही ऑप्शन हमारे, ठीक है ना। और इसमें 2 ओष्ठ एक ही बात है, 2 ओष्ठ मतलब दोनों ओष्ठ से मिला के पा फा, ठीक है ना। तो 2 ओष्ठ मतलब, और फिर स्पर्श हैं, अल्पप्राण भी हैं, अल्पप्राण पा फा बा, ठीक है ना। तीसरा वर्ड है तो अल्पप्राण होगा, ठीक है ना। और तीसरे पे है तो सघोष भी होगा और निरुनासिक भी होगा, मतलब नाक का यूज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। 2 ओष्ठ यूज होंगे इसमें बा बोलने में, स्पर्श व्यंजन है ही, और साथ ही साथ अल्पप्राण भी है क्योंकि तीसरे स्थान पे आता है। पहला 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 तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण, ठीक है ना। ये वाले होते हैं हमारे अल्प, पहले तीसरे पांचवे, तो ये अल्पप्राण भी हो गया, और तीसरे स्थान पे आने के कारण घोष भी हो गया, और निरुनासिक भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है, या, पा, रा या ला। अर्ध स्वर क्या होगा हमारा, या होगा, क्यों, या। और दूसरा क्या होगा, ये वाला वक वाला वाह, ठीक है ना, वक वाला वाह। इसमें क्या होगा, ऊ आ, ये भी तो है ऊ आ, तो ऐसे ही होता है ऊ आ, तो क्या हो जाएगा, या हुआ। तो इसका अर्ध स्वर क्या कहलाता है हमारा, या हुआ, ठीक है ना, दोनों ही अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। महाप्राण कौन सी होती हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। मैंने बताया था दूसरा चौथा क्या होते हैं महाप्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा बोलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज क्या करता है, ध्वनि, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, तो वो क्या है, हमारी ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। अल्पप्राण होने के लिए पहला तीसरा पांचवा होना चाहिए, तो खा है या था है या चा है या फा है। देखो खा कौन से पे आता है, दूसरे पे, और था दूसरे पे, फा भी दूसरे पे, लेकिन चा कहाँ आता है, फर्स्ट स्थान पे आता है, तो यही हमारा अल्पप्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं होगा, देखो सारे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से लेके पा वर्ग तक सभी होते हैं स्पर्श व्यंजन, सही है ना। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा, ये सब क्या है, पढ़ा था ना हमने, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यहीं या क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतास्थ, ठीक है ना, हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा, रा लावा इसमें रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। कंठ मतलब का वर्ग में कौन सी आती हैं, का खा, या रा, चा जा या टाढ़ा। तो कंठ वर्ग में आती हैं का खा। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसे कहते हैं वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हिंदी की सा ध्वनि है, सा कौन सी है हमारी बताना है हमें, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है। तो सा बोल के देखो, सा 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 सा, सही है ना। तालव्य, ताल जो तालु है हमारी जीभ, जीभ से लगती है ना, जीभ से चलता है, ना कि होंठ का यूँ सा। होंठ ज़्यादा नहीं हिलते हैं, होंठ का मतलब कोई भी बनाव नहीं होता है, कैसा भी बना के आप सा बोल सकते हो होंठ को। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, माँ है, बा है, ऊ है या आ है। तो ओष्ठ कौन से नहीं होंगे, माँ बोल के देखिए माँ, होंठ लग रहे हैं, बा बोलिए दोनों होंठ लग रहे हैं, दुई ओष्ठ, ठीक है ना। ऊ बोलिए ऊ,
तब भी, लेकिन आ बोलने पे ओष्ठ का यूज नहीं हो रहा है। आ एक जगह रोक के ही बोल सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है? का, खा, गा, या चा, जा, या, ता, था, ना, या टा, ठा, ढा, ना, टा, ठा, ना। तो इसमें कौन मैंने बताया था अल्प प्राण कौन सी होती हैं? पहलवी, तीसरी और पांचवी ध्वनियाँ क्या होती हैं? अल्प प्राण, दूसरी, चौथी महाप्राण। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है, पहले दूसरे शब्द क्या होते हैं? अघोष। तीसरे, चौथे, पांचवे होते हैं सघोष या घोष। ठीक है ना? तो अब बताना है पहली, तीसरी, पांचवी कहाँ पे? चा, छा, जा, झा, देखो ये वाला है। ठीक है ना? पहली, तीसरी, पांचवी, बी आंसर हो जाएगा हमारा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। वर्ण का रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है मतलब अघोष होगा। अघोष का मतलब पहला, दूसरा होगा। तो बताना है हमें रा है, ता है, सा है या अड़ा है। तो पहला, दूसरा वर्ड कौन सा है हमारा इसमें? ता। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो क्या होता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। ये दो दो बार आ रखे हैं ताकि आपको याद रहे। जो खतरनाक सवाल है वो कई बार दो दो बार भी डाल रखे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो आपको अब ध्यान रहेगा ना, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? स्वर के बाद आने वाली अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुस्वार कौन से होते हैं? ठीक है ना? अनुस्वार कौन से होते हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज। तो किस में नहीं है? रिवाज। ठीक है ना? री ध्वनि। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य का मतलब कौन सा हो गया? दंत ओष्ठ मतलब दंत वाला, ता वर्ग वाला। तो या चा, या ता, या उ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ता ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? दंतव्य कौन सा होगा हमारा? ता वर्ण, ता वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। तो इसका क्या होगा? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो का वर्ग में मतलब का वाला कंठ होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम में सबसे पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा सा, ना है उसके ऊपर, तो ना को बाद में रखेंगे संतान। तो पहले आएगा हमारा संतान, सकल, सक्षम या सक्षम। तो कैसा आएगा? पहले आएगा हमारा सकल आएगा, फिर सा के बाद ना आ रहा है। ठीक है ना? दूसरे वर्ड तक हो गया। फिर चा से पहले संकाल, सचल, संतान और सक्षम। ठीक है ना? सक्षम सबसे बाद में आएगा, संतान दूसरे वर्ड पे आएगा और दूसरे वर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण दूसरा, चौथा होना चाहिए। था, का, वा या चा। तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ता, था दूसरा वर्ण है हमारा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंग एवं आह किस वर्ण के साथ आते हैं? किसके साथ आते हैं? ओ या आ, आह या आ। किसके साथ आते हैं? हमने देखा होगा छोटा आ के साथ लगता है। या तो अंग लगाना हो तब भी और आह लगाना हो या विसर्ग लगाना हो तब भी किसके साथ आते हैं? हमारे आ के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, का प्लस चा या का हलन प्लस छा या का हलन प्लस सा। तो हमने बताया था इसका आंसर का प्लस सा। सा ये वाला होता है इसमें। ठीक है ना? का पे हलन प्लस सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमात्रिक है? आमात्रिक मतलब कोई भी मात्रा इसके अंदर नहीं है। कारखाना में है मात्रा आ की, अमिताभ में ई की भी है, आ की भी है, कलरव में नहीं है। ठीक है ना? इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। अयोगवाह कहते हैं हम विसर्ग वाले को। ठीक है ना? और अनुस्वार किसे बोलते हैं? अंग वाली को। जिन पे देखो इस टाइप से हो ना, दो बिंदी लगी हूँ तो ये होता है अयोगवाह। और ऐसे ही एक डंडे के ऊपर बिंदी लगी हो ये होता है हमारा अनुस्वार। जैसे अंगूर, तो उसमें अनुस्वार है। टा वर्ण किस प्रकार के व्यंजन है? आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप इसे बार बार रिपीट करेंगे। एक ही बार पढ़ने की आवश्यकता है। आप फर्स्ट वाली क्लास पढ़ के तुरंत ही इसे कर लीजिएगा तो आप भूलोगे नहीं। तो टा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? का, चा, टा।
तीसरे पे आता है मतलब कंठ तालु मूर्धा, अर्थात मूर्धा में आएगा। कंठ तालव्य मूर्धन दंत, तो किस में आता है इसका आंसर? मूर्धन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, प्रकम्पित व्यंजन है या संघर्षील व्यंजन है? उच्छिप्त मैंने आपको बताया था क्या है हमारे, अड़ा और डा, यही वाले तो हैं उच्छिप्त हमारे। और प्रकम्पित बहुत जोर से मतलब जीव घूमे, ऐसे ही पार्श्विक है ये इस टाइप का, ठीक है ना, ला, पार्श्विक ला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? अंग और आहा क्या है? अंग और आहा अयोग बहा, ध्यान रखना है, स्वर व्यंजन अयोग बहा या संयुक्त व्यंजन, तो क्या होते हैं? अयोग बहा। इसका आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? अयोग बहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, बहुत टाइम हो गया। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, तिरा या सिरा, तो इसमें कौन सा नहीं होगा हमारा? सा नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा नहीं होगा हमारा? सा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। ये क्या है हमारा? का प्लस सा, ये क्या है हमारा? ता प्लस रा, ये क्या है हमारा? सा प्लस रा, ठीक है ना, इस टाइप से है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्ष स्पर्श संघर्षी है? तो जा है या रा है या हा है या सा है? ध्यान रखना है, स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? जा वाला। लेकिन ये यारा लावा सा हा ये क्या है हमारे? ये हा कौन सा है हमारा? ऊष्म वाला। और ये वाला सा भी क्या है हमारा? ऊष्म संघर्षी है। और रा क्या है हमारा? हम्म रा है हमारा अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? अंतस्थ। तो जा हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं हमारे? का से लेके पा वर्ग तक, ध्यान रखना है, हमने कहीं भी स्पर्श लिखा दिखाई दे तो का से लेके पा वर्ग तक हमारे स्पर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36? तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। इसमें कितने व्यंजन है हमारे? 33 व्यंजन। किस हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? का के बाद, छा के बाद, तिरा के बाद या ज्या के बाद? तो इसका आंसर हमारा छा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ए के उच्चारण का स्थान उच्चारण का स्थान क्या है? जो ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ए कैसे बोलते हैं? देखो, तालब्य से, दंत से, कंठोष्ठ से या कंठ तालब्य से? तालब्य से बोलते हैं क्या? ए, जीभ की गला भी लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ और तालु, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंठ और तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? या रा ला बा, तो ला है इसमें, ला तो ऑप्शन में है नहीं, ला का ऑप्शन हा जी। आंटी जी आ गई थी इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अयोग वहा अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा होगा? आ, जा या हा या सा? अघोष कौन से होते हैं? पहले दूसरे, तो सा 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 हा। तो पहला कौन सा है? चा छा जा थर्ड होता है, हा भी लास्ट में होता है, आ स्वर होता है। हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? चा छा जा झा या पा फा बा भा, ता था दा धा या टा ठा डा ढा? तो तालब्य, तो हमसे पहले कंठ तालु मूर्धा, तालु मतलब चा वर्ग, तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, खा, धा, था या ता? पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है इसमें हमारा? खा दूसरा है, धा चौथा है, था दूसरा है, लेकिन ता हमारा फर्स्ट है। तो सही है ना, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है, होष्ट भी है। सबसे पहले देखना है हमें दंत कौन सी है। दंत में कौन सा आता है हमारा? ता वर्ग, ठीक है ना। तो था वाले में आए, ता था वाला, दा है इसमें एक, तो ता था दा। महाप्राण दूसरे वाला है, तो था महाप्राण हो गया। और घोष कौन सा होगा? ठीक है ना, घोष स्पर्श, स्पर्श तो है ही सीधे सीधे, घोष कौन सा हो जाएगा हमारा? द।
हमें इसमें घोष भी देखना है। घोष कौन सा होता है हमारा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा कौन सा है? ता था दा, ठीक है ना। पा फा बा, ता था धा, महाप्राण। महाप्राण था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ वाला कौन सा होता है? पा वर्ग होता है, ठीक है ना। तो पा वाला इसमें कौन सा है? पा फा बा भा। तो एक ही है हमारा ऑप्शन, इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जल्दी में देखना होता है हमें। सबसे पहले ओष्ठ पे जाइए, कौन सा हमने महाप्राण देखना हो तो ओष्ठ वाले पे जाके देखेंगे अब, एकदम से जल्दी देखना होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत और आ, औ, ई और ए। इसको पढ़ने के लिए आप हमारी पहली क्लास में जाएंगे। पहली क्लास में क्या है? समृत दे रखा है, कौन सा समृत है? तो ई छोटा समृत है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य मतलब टा वर्ग, टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी की बा ध्वनि है। बा कहाँ पे आती है हमारी? पा फा बा, ओष्ठ वाले में आती है, पा वर्ग में। तो दंत है, ओष्ठ है, वस्त्र है या ध्वनि है? वस्त्र मतलब बोलने में बड़ा कठिन है, ठीक है ना। वस्त्र हमारा क्या है? बोलने में बड़ा कठिन है। तो इसमें मैंने बताया था इसका क्या होता है? सा, रा और ला, ठीक है ना। वस्त्र होती हैं। और ला को हम एक चीज़ और भी कहते हैं, कौन सा? पार्श्विक। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ध्यान रखना है, ला को पार्श्विक भी बोलते हैं। और वस्त्र बोलने में कठिन है, इसमें क्या क्या आते हैं? सा, रा, ला, तीन आते हैं, ठीक है ना। वस्त्र ध्वनि कौन सी होती है? सरल। बोलने में तो कठिन है लेकिन होती कौन सी है? सरल। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? का है, छा है, ता है या पा है? दंत वाला होता है ता वर्ग, तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत आ है, ओ है, ई है या ए है? अभी पढ़ा था हमने, समृत कौन सा है? ई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंत ओष्ठ है? दंत ओष्ठ, ठीक है ना। दंत भी लगे, होष्ठ भी लगे। तो था है, नहीं खाली दंत है ये था, ठीक है। फा होष्ठ है खाली, माँ होष्ठ है खाली, लेकिन बा क्या है? दंत ओष्ठ है। बोल के देखो, वाह। जो ऊपर वाले दांत हैं वो नीचे वाले होठों को छूते हैं, और ज़्यादा ज़ोर से न छू लेंगे, दांत होठ ही कट जाए। आराम से बोलिएगा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ है? मूर्धन्य मतलब तीसरा वर्ण अर्थात टा वर्ण। टा वर्ण कौन सा है? टा ठा डा ढा। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है, तालव्य होता है या दंत होता है या ओष्ठ होता है? सा, सा 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 सा। तो तालु का यूज करते हैं हम इसमें। बोल के आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी मैंने बताया था सारा ला कौन से होते हैं? वस्त्र व्यंजन होते हैं, लेकिन ला उनमें से कौन सा दूसरी क्वालिटी रखता है? पार्श्विक की। तो सा, ला, झा या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ला, पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा है, सा है, त्रा है या ज्ञा है? तो कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं होगा हमारा? छा तो मैंने बताया था का प्लस शा से, मतलब का पे हलंत प्लस सा। ऐसे ही जा प्लस या, ठीक है। ऐसी तिरा ता प्लस रा, ठीक है ना, तेरा। लेकिन सा क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। यार अलावा कौन से व्यंजन होते हैं? बताया गया था अभी। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन? तालब हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं या ओष्ठ हैं? यार अलावा अंतस्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन कौन से हैं हमारे? या है, पा है, छा है या ज्ञा है? तो अर्ध स्वर है हमारा या, और साथ ही साथ कौन सा है हमारा? उआ, ठीक है ना। इन्हें बोलिए इया उआ, ठीक है ना। तो इनमें दिखाई देता है हमें ई यूज हो रही है और वाह में उआ ऊ यूज हो रहा है, ठीक है ना, उआ। तो इसका ऑप्शन इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, त्रा, ज्ञा या फा? तो साफ ही साफ दिख रहा है संयुक्त कौन सा नहीं है? फा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? या, सा, ला या झा? पार्श्विक मैंने बताया था कौन सा होता है? ला होता है। और सा, रा, ला और ये होते हैं सा, रा और ला। ये कौन से होते हैं सब? वस्त्र,
ठीक है ना, बताए थे अभी। ये होते हैं वस्त्र। सरल, बोलने में तो कठिन है लेकिन नाम क्या है इनका, सरल, साराला सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो कौन सा होगा, पश्च विव्रत, अग्र संव्रत, अग्र विव्रत या पश्च संयुत ऊ। ऊ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पश्च संयुत। इसको मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन ध्यान रखना है इसका क्या होता है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको ध्यान रखना है। ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च संयुत, ठीक है ना। वा का उच्चारण स्थान है वा, दंत से, ओष्ठ से, दंतोष्ठ से, कंठोष्ठ से। तो अभी बताया ऊ वा, ऊपर के दांत, नीचे के होंठ, दंतोष्ठ, ठीक है ना। ध्वनि कौन सी, महाप्राण नहीं है। महाप्राण के लिए क्या होना चाहिए, दूसरा चौथा होना चाहिए। खा, घा, घा दो, खा दूसरा है, घा चौथा है, जा छा जा, जा तीसरा है और झा भी चौथा है, ठीक है ना। तो महाप्राण कौन सी नहीं होगी, तीसरी वाली नहीं होगी, अर्थात जा नहीं होगा, ठीक है ना। जा मतलब अल्पप्राण। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? कंठ और तालु, जीभ और गला। हा, छा, ओ, ए, ठीक है ना, ए, कंठ और तालु, गला ही बोलेगा और जीभ भी चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झा, ठा, हा या झा। तो संघर्षी कौन सा हो जाएगा, हा, ठीक है ना। संघर्षी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चकबंदी लेखपाल का भी आ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा संघर्षी? जा होगा, रा होगा, हा होगा या वाह होगा। रा बा तो हमारे क्या हैं, हमारे अंतस्थ, ठीक है ना। और जा हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निष्प्रय, द्वित्व या थोड़ा सा निष्प्रस, ठीक है ना, स्प्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? दा, टा, डा, ढा या चा, छा, जा, झा या ता, था, दा, धा या मा, फा, जा, भा। तो तालव्य कंठ तालु मतलब चा वर्ग वाले होंगे। चा वर्ग वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वर्ग वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है अर्थात क्या है, अघोष है। अघोष होने के लिए पहला दूसरा होना जरूरी है। तो पहला दूसरा रा, ला, डा या ता। तो पहला दूसरा कौन सा है हमारा, ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, किस स्वर में री स्वर नहीं है? कृपा में, कृष्ण में या दृष्टि में या आज में। तो री स्वर किस में नहीं है, आज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, विराम से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। जो अब हमने विराम भी पढ़े थे, अब हमने भाषा से संबंधित तो सीख लिए। आप तो सीख गए होंगे कौन से अंतस्थ होते हैं, कौन से वस्त्र होते हैं, कौन से दंतोष्ठ होते हैं, कौन से ओष्ठ होते हैं, कौन से कंठ होते हैं, कौन से तालव्य होते हैं, कौन से, सभी आप प्रकार सीख गए होंगे। साथ ही साथ टोटल वर्ण कितने होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको आपने सीख लिया है। अब विरामों की बारी आती है, क्योंकि कई बार पेपरों में देखने को मिला था, अभी उत्तराखंड लेखपाल के पेपर में भी जो अभी हुआ था, जो कैंसिल हो गया है, उसमें भी एक जगह एक चिन्ह दे रखा था, उसका अर्थ बताना था। तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसको भी पढ़ लें एक बार। 30-35 क्वेश्चन है ये भी। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ये दूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है। कौन से में, 2 बार यूज हो गया ना ये, इसका आंसर यही हो जाएगा। विराम चिन्ह का उपयोग इसमें गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, विवरण या उपदेशक। उपदेशक नहीं है, ठीक है ना। निर्देशक भी है, लाघव चिन्ह भी है और विवरण चिन्ह भी है, लेकिन उपदेशक चिन्ह किसी प्रकार का नहीं होता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है चिन्ह का? योजक चिन्ह का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह का या पूर्ण विराम का। अब भैया वाक्य पूरा हो गया तो क्या लगेगा हमारा, पूर्ण विराम ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह में, तुल्यता सूचक चिन्ह की तरह, लाघव चिन्ह की जगह या संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह की तरह। विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछोड़ना या स्वर। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम,
श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? मैंने पढ़ के बताई थी एक पिछली क्लास में, किस भाषा से लिया गया है? अरबी से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से या चीनी से? तो किससे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। मैंने आपको पढ़ के बताया था, इसका जो पढ़ रहे थे हम। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है, 18 है, 17 है या 6 है? तो कितने हैं? 20 विराम चिन्ह हैं। अल्प विराम के चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम कौन सा होता है? कॉमा या सेमी कॉलम या उद्धरण चिन्ह या किसी बात को हम प्रकट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना? तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? कॉमा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान रखना है हमने। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यकाल में संलग्न है। इस भाग में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ठीक है ना? जहाँ देखो इत्यादि इत्यादि नहीं है तो वहाँ कॉमा जरूर आता है, तो इसमें कॉमा रह गया है ना। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल, ठीक है ना? कॉमा रह गया है तो है का विराम तो लगा हुआ है ही, देखो इधर एंड में, ठीक है ना? गलती नहीं करनी चाहिए, देख लेना चाहिए एक बार। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा कौन सा होगा? कॉमा। आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया, विराम कॉमा लगेगा यहाँ पे हम, ठीक है ना? यहाँ पे कॉमा लग जाएगा हमारा, कहाँ? आया के बाद, ठीक है ना? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुँचा, कॉमा ही लगेगा, सीधी सी बात है। कॉमा मतलब अल्प विराम, ठीक है ना? यहाँ पे लगेगा पहुँचा, परंतु वह नहीं मिला, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो कौन सा प्रयोग होता है? कॉमा ही होगा। कौन सा विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम होता है, ठीक है ना? हमेशा ही जैसे भी कोई वाक्य चल रहा हो और उसके बीच में कहीं एक हल्का सा गैप लेना हो, या अब जैसे मैं पहले घर गया फिर मैंने खाना खाया, तो उस जगह गया के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, अर्थात अल्प विराम लगाना जरूरी है, जो कि मैं थोड़ी देर उस जगह पे वाक्य में ठहरा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, समझ रहे हो ना? राम, श्याम, सोहन, मरोस, तो उनके बीच में क्या लगता है? कॉमा लगता है। अभी पढ़ा था हमने, श्याम, राम और लक्ष्मण लोग कहाँ गए? जंगल गए, तो उनके बीच में कुछ था नहीं, तो वहाँ क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर एक चरण समाप्त हो जाता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपने छंद देखे होंगे, पहले पे कॉमा लगता है, दूसरे पे डंडा लगता है, तीसरे पे कॉमा लगता है, चौथे पे डबल डंडा लगता है। ऐसा देखा है आपने? ऐसे बोलते हैं इस तरीके से। इस 4 शब्द होते हैं, इनके बीच में कॉमा, फिर डंडा, फिर एक कॉमा, फिर डंडा, तो इनके बीच में क्या होता है? पहले वाले चरण की समाप्ति में कॉमा होता है। रामू जो एक अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित का करना है, कौन सा अल्प विराम आएगा इसमें या कौन सा विराम आएगा इसमें? रामू बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का वही है, कौन सा आएगा? अल्प विराम ही आएगा, कल उसकी टांग टूट गई। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम का तो भैया भाई अल्प विराम, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? हर जगह ज़्यादातर यूज कौन से विराम का होता है? अल्प विराम का होगा। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है, तो क्या आएगा? अल्प विराम ही आएगा, और वो भी कहाँ लगाना पड़ेगा हमें? माँ के बीच में। माँ मेरा कल्याण करो, ठीक है ना? माँ मेरा कल्याण करो, इस तरीके से। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, या संकेत चिन्ह का, या लाघव चिन्ह का? तो एक समान अधिकरण, समझ रहे हो? अधिकार एक समान हो तो उस जगह क्या प्रयोग होता है? अर्ध विराम का। अर्ध विराम बोले तो बिंदु कॉमा, ठीक है ना? अर्ध विराम। मिश्रित और तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में, ठीक है ना?
मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में भाव प्रकट करने के लिए कौन से विराम का उपयोग किया जाता है? अर्ध विराम का। सबसे ज़्यादा यूज ही अर्ध विराम का है। कर्ण क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम है? कर्ण क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम है? तो कर्णवाचक क्रिया विशेषण होता है, उपविराम होगा, विवरण चिन्ह होगा, या उद्धरण चिन्ह होगा, या अर्धविराम होगा। तो इसका आंसर भी अर्धविराम ही होगा। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में भी क्या होता है? अर्धविराम का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है या किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंद के एक चरण की समाप्ति पर। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ नहीं किया गया है? छंद के एक चरण की समाप्ति पर। क्या आता है वहाँ पे? आई पढ़ा था ना हमने, आई पढ़ा था। छंद के एक चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम। ठीक है ना, ये लगा है ना अल्प विराम, लगा के दिखाया था मैंने, ये वाला इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो कहाँ होगा? पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उपविराम होगा, या कोष्टक होगा? कब आओगे, तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब प्रश्नवाचक। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, और तेरी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, उपविराम आएगा, या पूर्ण विराम आएगा। आहा, मज़ा आ गया, मतलब विस्मय बोधक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का, पुनरुक्ति चिन्ह का? सही सी बात है, उद्धरण चिन्ह का। ठीक है ना, जैसे ये वाले, इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं हम? उद्धरण चिन्ह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। इसे बोलते हैं हम सामासिक चिन्ह। मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग करते हैं? भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए वर्गाकार कोष्टक को। ये तो यार आज तक यूज नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये सेमीकोलन वाला, या ये वाला, या जीरो वाला, लाघव चिन्ह, या समाप्ति? ये होता है समाप्ति, ये भी समाप्ति, ये होता है विवरण चिन्ह। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? यही जहाँ एंड होता है, ये लाघव। ठीक है ना, लाघव चिन्ह कौन सा होता है? जीरो वाला। और पुनरुक्ति मतलब ये डबल कॉमन, और डबल कॉमन वाला क्या है? ये पुनरुक्ति। पुनरुक्ति। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित रखा है? पाद चिन्ह को क्या कहते हैं? रेखा, ध्वनि, पंक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो पाद चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? रेखा के नाम से। हंस पद किस और एक विराम का नाम है? त्रुटि विराम। ठीक है ना, या पूर्ण विराम। हंस पद किस विराम का नाम है? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, या त्रुटि विराम? ठीक है ना, हमने क्या पढ़ाया था इसको? त्रुटि विराम पीछे पढ़ा था, पूर्ण विराम का नहीं है, त्रुटि विराम का है। आंसर इसका डी ठीक हो जाएगा हमारा। तुल्यता चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? ये लाघव चिन्ह है, या जो कोई गलती हो जाती है उसको देखते हैं, या हंस पद है, या तुल्यता दिखाने के लिए हम बराबर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु कौन सा होगा? ये बराबर वाला, या थी तुल्यता सूचक वाला होगा, या स्टार वाला होगा, या हंस पद होगा, या पाद बिंदु को क्या बोलते हैं? भाग का निशान होता है पाद बिंदु। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह क्या है? ये कोष्टक वाला, ए वाला। ठीक है ना, अब तो जानते हो। उससे आगे वाला हंस पद है, उससे आगे वाला पाद बिंदु है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस स्वर में, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, या स्नेह? ए शब्द ए नहीं है ना, तो ए किसमें नहीं है? वैदिक में, क्योंकि इसमें ए है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किस प्रकार का यूज किया जाता है, मतलब चिन्ह का? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है ना, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सही विराम चिन्ह वाले सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी इसका आएगा। छी के बाद तो आएगा विस्म, ये मतलब विस्मय या दुख कष्ट जो भी है, राम रामा इस तरीके से होता है, तो छी मतलब ये एक विस्मय दिखाना। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, पहचानना है हमें। दो संयुक्त क्रियाओं के एक साथ प्रयुक्त हों तब होता है, या रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में होता है, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, ठीक है ना, और कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं? जो कर्मधारय समास होते हैं उनके बीच में नहीं करते हैं, ठीक है ना, तत्पुरुष में करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोई कठिन शब्द है तो उसको स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? कोष्ठक लगाते हैं। अभी पढ़ा था ना हमने, कोई त्रुटि हो जाए किसी शब्द के अंदर या कोई कठिन शब्द होता है उसको कोष्ठक के अंदर करते हैं, इस तरीके से समझाने के लिए बनाते हैं ना हम। जैसे कि बना देते हैं, जब आप लिखते हैं, जब लिखते वक्त कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया सागर माथा जो कि हिमालय में है या नेपाल में है, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यहीं तक था ये हमारा विराम चिन्ह और साथ ही साथ व्यंजनों के लिए या वर्णों का एक MCQs था। और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप पूरी सीरीज़ इसको देख पाएँ। आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए आवश्यक होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला ही बढ़े, और लाइक भी करें। कोई भी अगर आपको गलती लगती है या आपको कोई चीज़ जाननी है तो कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।